हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का पहला पाठ शुरू करेंगे। तो जीव विज्ञान समाप्त हो चुका है। तो पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस वीडियो में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अधिकतर लोग समीकरण संतुलित नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये वीडियो आज सही समझ लेंगे तो समीकरणों को संतुलित करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो इस अध्याय में जैसा कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी यहाँ पे हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर अभिक्रियाओं के बारे में। उससे पहले इस अध्याय में टॉपिक है परिवर्तन, चेंज। तो रसायन विज्ञान में परिवर्तन को जानना बहुत जरूरी, यानी बदलाव। तो जो बदलाव होते हैं, बदलाव ये दो तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब भौतिक परिवर्तन क्या है ये देखते हैं, फिर रासायनिक परिवर्तन क्या है उसको समझेंगे। भौतिक परिवर्तन यानी कि ऐसे परिवर्तन जिससे उस पदार्थ के रासायनिक गुण नहीं बदलते। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं जल, नहीं पहले बर्फ ले लेते हैं। बर्फ क्या है, ये ठोस अवस्था में है। बर्फ का सूत्र है H2O। बर्फ पिघलकर जल बन गई, द्रव अवस्था में है। जल का सूत्र है H2O। जल गर्म होकर जलवाष्प यानी भाप बन गई। अब जलवाष्प बन गई, जलवाष्प का सूत्र है H2O। अवस्थाएं परिवर्तित हो गई, ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है और ये गैस अवस्था। तो क्या हुआ, यहाँ पे अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ना ही बर्फ का सूत्र बदला, ना ही जल का, ना ही जलवाष्प का। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा परिवर्तन जिससे उस पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिकी बदलती है, बाहर से जो दिखती है वो अवस्था बदलती है, तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसा उदाहरण पढ़ चुके हैं, बर्फ से जल बनना, जल से जलवाष्प बनना। तो ये सब भौतिक परिवर्तन जो हमें आंखों से दिखता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब है जहाँ पे भौतिक के साथ रासायनिक गुण भी बदल जाए। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यह याद रखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदलते हैं। रासायनिक गुण बदलने का मतलब, जैसे सिंपल सी बात है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, अब लोहा है, लोहे पर जंग लग गया। जंग लगने का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर एक दूसरे पदार्थ की परत आ गई। जैसे कि अब लोहा का होता है क्या, Fe, ये लोहा यानी आयरन का प्रतीक है। अब जब जंग लगता है तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 XH2O, ये है जंग। अब क्या है कि सिर्फ आयरन से इतना बड़ा यौगिक बन गया। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र बदल गया। तो सीधी सी बात, अगर रासायनिक सूत्र में परिवर्तन ना हो, सिर्फ भौतिकी बदले तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर भौतिकी के साथ साथ उसका रासायनिक सूत्र भी बदल जाए तो होता है रासायनिक परिवर्तन। और उदाहरण जैसे कि दूध से दही बनना। अब दूध जब दही बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि दूध अलग चीज है, जब दही बनता है तो उसका सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, उसका रासायनिक गुण बदल जाता है। तो ये बातें याद रखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे उदाहरण लेकर समय बिताने से कोई मतलब नहीं। ये बातें समझ गए होंगे।
अब हम सीधा अपने अध्याय के मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम समीकरण पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रासायनिक समीकरण पे आते हैं कि रासायनिक समीकरण होते क्या है, जिनको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण इंग्लिश में कहा जाएगा केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन ठीक है। अभी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में बहुत गहरा संबंध होता है, यानी कि जैसे जो कोई काम होता है, तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी हमने क्रिया करवा दी, इससे बन गया जल। तो जो हमने काम करवाया, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके जल का निर्माण किया, तो इस पूरे काम को हम कहेंगे अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे काम हुआ, क्रिया हुई। लेकिन इसको जिस तरीके से दिखाया जाएगा, वो दिखाने का जो तरीका है, उसे कहते हैं समीकरण। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हमें बताया कि हाइड्रोजन ने क्रिया की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनसे बना क्या, जल। तो शब्दों में ऐसे ही बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है, इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीक, चिन्ह आदि के रूप में दर्शाते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको दिखाएंगे तो इसका जो सही से तरीका होगा, गोला मिटा देते हैं, शुद्ध हो। जैसे कि यहाँ पे है जल, तो 2H2 + 2O2, इससे बन जाएगा 2H2O, 2H2 + O2। हाँ, ये सही है। तो 2H2 + O2 यानी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब ये जल दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का प्रतीक H, ऑक्सीजन का प्रतीक O, तो तत्वों के प्रतीक दिखाए गए, धन का चिन्ह दिखाया गया है, तीर का चिन्ह दिखाया गया है। तो इन सब को दिखाने का जो तरीका है, जो सिस्टम दिख रहा है, यही है समीकरण। जैसे गणित पढ़ते हैं, गणित में समीकरण बनाते हैं, वैसे ही विज्ञान में समीकरण होता है। तो बस ये समझेंगे कि रसायन विज्ञान में जो क्रिया होती है, जो काम होता है, वो अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया को जिस रूप में हम दिखाते हैं, जिस गणितीय रूप में हम व्यक्त करते हैं, उसी रूप को कहते हैं समीकरण। तो यही है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को तत्वों के प्रतीक, चिन्ह, अवस्था, तीर का निशान आदि के रूप में जो हम दिखाते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें तत्वों के प्रतीक होते हैं, उनके चिन्ह होते हैं, तीर का निशान होता है, उनकी अवस्था होती है, यानी सभी बातों को शॉर्टकट में दिखाया जाता है। जैसे बात हम रासायनिक समीकरण कर रहे हैं, तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये बात समझ लीजिए, तब बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे तीर को दिखा दिया है इस प्रकार से। तो पहली बात तो ये याद रखेंगे कि ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो बाएं पक्ष में दिख रहा है 2H2 और O2, तो बायां पक्ष इसको कहते हैं अभिकारक, यानी LHS में जो है अभिकारक। अब तीर का निशान दिखा है राइट में जो बना, इसे कहते हैं उत्पाद, यानी जब अभिकारक क्रिया करता है तो उत्पाद बनता है। तो अगर पूछा जाए रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, तो पहला बिंदु ये बनता है कि हम लेफ्ट साइड में अभिकारक तथा राइट साइड में उत्पाद दिखाते हैं। ये पहली बात हो गई कि जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो बाएं साइड में अभिकारक दिखाएंगे, दाएं साइड में उत्पाद दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है उत्पाद 1 दिख रहा है, अभिकारक 2 है। कभी हो सकता है अभिकारक 1 हो या अभिकारक बहुत सारे हो, उत्पाद बहुत सारे हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे एक हो चाहे अनेक हो। बाई तरफ है तो अभिकारक है, दाई तरफ है तो उत्पाद है। ये बात क्लियर है, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट, जब अभिकारक या उत्पाद 2 से अधिक हो तो उन्हें हम
प्लस के चिन्हों के से अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो हैं तो बीच में हमने धन का चिन्ह लगा दिया, इससे क्या हो गए, अभिकारक अलग अलग हो गए। तो ये बात याद रखेंगे। पहली बात, अभिकारक उत्पाद लेफ्ट राइट का मैटर। और दूसरा बात, अगर कई लोग हों तो उनको प्लस के चिन्हों से अलग अलग लिखा जाता है। तीसरी बात, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान दिखाते हैं, जो कि दिख रहा है, या तो ये दिखाते हैं या फिर उत्क्रमणीय का निशान दिखाते हैं। एक होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब कि उस चिन्ह का मतलब ये है कि जैसे कि बर्फ, बर्फ से जल बना, जल से वापस बर्फ बन सकता है, तो वो उत्क्रमणीय है। यानी जहाँ पे अवस्था कोई बने, यानी अभिकारक से उत्पाद बने, उस उत्पाद से वापस फिर अभिकारक बन जाए तो उत्क्रमणीय, और अगर ऐसा ना हो तो अनउत्क्रमणीय होता है। तो तीसरी बात हमने क्या सीखा कि तीर का चिन्ह होना चाहिए और या फिर उत्क्रमणीय का चिन्ह होना चाहिए। तीन बात। चौथी बात, अवस्था। जैसे अवस्था दिखाना है तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस को शॉर्टकट में जी लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस है, शॉर्टकट में जी लिखेंगे। और जल क्या है, जल एक द्रव है, तो द्रव है तो शॉर्टकट में एल लिखेंगे, यानी लिक्विड। तो चौथी बात क्या होगी, भौतिक अवस्था, कि उन अभिकारक उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखते हैं। अवस्था को विशेष रूप से चार रूप में लिखा जाता है। एक होता है एस, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस और ए क्यू फॉर जलीय। तो ये याद रखेंगे। एस से क्या हो गया, ठोस के लिए एस लिखा गया, एल मतलब द्रव, अगर द्रव अवस्था है, जी यानी गैस, और ए क्यू यानी एक्वस है तो जलीय। जब भी किसी रासायनिक समीकरण में नीचे एस लिखा है, इसका मतलब वो ठोस अवस्था में है। नीचे एल लिखा है तो द्रव अवस्था में है, नीचे जी लिखा है तो गैस अवस्था में है, और नीचे ए क्यू लिखा है तो जलीय अवस्था में। तो ये बात याद रखेंगे। चौथा पॉइंट हो गया किसी भी समीकरण को दिखाने। पांचवा पॉइंट, डेल्टा। जब कभी गर्म किया जाता है तो या तो हम उसका सीधा तापमान लिख देते हैं कितने डिग्री पे गर्म कर रहे हैं, या तो फिर डेल्टा दिखा देते हैं। डेल्टा का मतलब एक चिन्ह ये बताता है कि अभिकारकों को गर्म किया जा रहा है, जब गर्म करेंगे तो उत्पाद बनेगा। तो ये सब समीकरण को दिखाने के तरीके हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि रासायनिक समीकरण को दिखाते समय बाएं साइड में अभिकारक लिखते हैं और दाएं साइड में उत्पाद लिखते हैं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जब अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो उनके मध्य में धन का चिन्ह लगाते हैं। तीसरी बात, अभिकारक और उत्पाद के बीच में या तो तीर का चिन्ह दिखाते हैं या फिर उत्क्रमणीय का चिन्ह दिखाते हैं। ये तो तीर है, ये है उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का चिन्ह दिखाते हैं। चौथी बात, अभिक्रिया जो है, मतलब जो अभिकारक उत्पाद है, उनके नीचे उनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है, ये जलीय विलयन में है, जिस प्रकार से भी हो वो लिखा जाता है। पांचवा, फिर तीर के चिन्ह के ऊपर या तो जितना डिग्री है यानी डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं कितना टेम्परेचर, या तो फिर तापमान लिख देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस के रूप में तापमान लिखेंगे, या तो फिर डेल्टा का चिन्ह बना देंगे, जिससे ये पता चल रहा है कि अभिकारक को गर्म किया जा रहा है और क्रिया हो रही है गर्म। एक बात और भी होती है, एक तीर का चिन्ह होता है ऊपर के लिए, एक होता है नीचे के लिए। जब कभी ये ऊपर को है, इसका मतलब क्या है कि वो गैस जो है निकल रही है, यानी जो भी चीज है, वो गैस हो, ठोस हो, द्रव हो, मतलब अगर हम कुछ निकाल रहे हैं तो निकालने के लिए चिन्ह ऊपर को दिखाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ले रहे हैं यानी कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो नीचे को दिखाते हैं। जैसे कि मोबाइल देखा होगा, अगर हम कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने का मतलब क्या है, वीडियो को हम ले रहे हैं, तो डाउनलोडिंग में हमेशा तीर का चिन्ह नीचे की ओर होता है। और जब हम कोई वीडियो यूट्यूब पर या किसी माध्यम पे अपलोड कर रहे होते हैं तो अपलोड करने का मतलब हम दे रहे होते हैं, तो निशान ऊपर का होता है। सेम वही फंडा केमिस्ट्री में है। अगर तीर नीचे को है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चीज ली जा रही है, वो ऊष्मा हो या फिर कोई भी चीज हो सकती है। कुछ भी ग्रहण किया जा रहा है तो नीचे को चिन्ह दिखाते हैं, कुछ भी त्यागा जा रहा है तो ऊपर को चिन्ह दिखाते हैं। हाँ, एक बात और, जब ग्रहण करेंगे तो बाएं साइड दिखाएंगे, क्योंकि ग्रहण तब करते हैं जब हमें जरूरत होती है, और त्यागेंगे तो दाएं साइड दिखाएंगे। त्यागते तब है जब काम हो चुका हो।
तो ये 6 पॉइंट याद रखेंगे, इन्हीं के आधार पर रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके अभिकारकों, उत्पादों को चिन्ह, निशान, अवस्था आदि के रूप में जो गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है, जो गणितीय तरीके से व्यक्त किया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब रासायनिक समीकरण को आगे चलते हैं। ये तो रासायनिक समीकरण हो गया। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, तो इन दोनों प्रकारों की बात कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, एक होता है संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। संतुलित रासायनिक साथ कर लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण, और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण यानी जैसे हमने अभी बताया कि बाएं साइड होता है अभिकारक, दाएं साइड होता है उत्पाद। तो वह दोनों पक्षों में प्रतिभाग लेने वाले तत्वों की संख्या समान है तो होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर दोनों पक्षों में जो तत्वों की संख्या वो असमान है तो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण के लिए भी हमने लिया था जल, तो यहाँ पे लिया था 2H2 प्लस O2, इससे बन गया जल। यहाँ पे 2 लिखेंगे 2H2, तो यहाँ पर इसी को लिखते हैं H2O2 और फिर H2O जल। अब यहाँ पे अगर गिने बाएं साइड में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, दाएं साइड में हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बराबरी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो क्या है, बराबर नहीं, इसीलिए असमान है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों की संख्या समान नहीं होती है, वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इधर की बात करें, संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों ओर तत्वों की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ दिख रहा है, एक बात और याद रखेंगे कि जब कोई अंक आगे लिखा हो तो पूरे का गुणा होता है, जैसे यहाँ 2 आगे लिखा है, लेकिन जब कोई अंक यहाँ पे बगल में लिखा हो तो जिस तत्व के बगल में लिखा हो सिर्फ उसका गुणा होता है। जैसे यहाँ 2 लिखा है, अभी इसका भी गुणा है, इसका भी गुणा है, लेकिन यहाँ का जो 2 है सिर्फ इसका गुणा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1 नहीं है क्योंकि आगे लगा है ना, तो आगे जो होता है सबको गुणा होता है, तो यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2। अब साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यही बात याद रखेंगे कि जब समीकरण में तत्वों की संख्या समान हो तो वो संतुलित, अगर तत्वों की संख्या अलग अलग हो तो असंतुलित होता है। ये बात तो हो गई, हमने पहचानने की बात बता दी। अब हम सीधी सी बात करते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाएगा। तो समीकरणों को संतुलित करने का तरीका, क्योंकि सबसे मुख्य बात यही है इस अध्याय में, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो किताब का तरीका है वो अलग है, जो हमारा तरीका है वो अलग है, तो हम दोनों तरीके बता देते हैं। एक उदाहरण लेंगे, उसी उदाहरण में एक तरफ किताब का तरीका बताएंगे, एक तरफ हमारा तरीका बताएंगे। जैसे कि हमने 2 पार्ट कर लिए, अब इधर क्या है, हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्रिया करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण, ठीक, यही को हम 2 बार लिखते हैं। ये असंतुलित है, N2 प्लस H2 और NH3, ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकर लिख दिया। अब हमें बनाना है संतुलित रासायनिक समीकरण,
तो एक बार और लिखेंगे। वो तो मान लीजिए प्रकार हमारा क्वेश्चन बन रहा है, अब इसका जो आंसर देना है वो कैसे देंगे ये बात देखेंगे। इसको भी यहाँ भी दो बार लिखते हैं, N2 + H2 एरो NH3, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको हमें बनाना है संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ लिख देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं मेरे पास। तो जो पहला तरीका है ये किताब का तरीका है, दूसरा तरीका हमारा। पहले किताब के तरीके से देख लीजिए। अब किताब का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। जैसे हमने बॉक्स बना दिया, इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे, जिसमें यहाँ पे लिखते हैं तत्व। जैसे कि यहाँ पर हमारा तत्व क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो ही तत्व है, तो नाइट्रोजन लिख दिया और हाइड्रोजन लिख दिया, दो तत्व हो गए। अब एक तरफ लिखेंगे अभिकारक, एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। तो यहाँ लिखते हैं अभिकारक, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद। अब इनके भी दो पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में असंतुलित में जो दिया है वो करेंगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है नाइट्रोजन दो है, तो हमने दो लिखा। अभिकारक तरफ हाइड्रोजन दो है, दो लिख दिया। उत्पाद में क्या है, आगे कुछ नहीं मतलब एक, तो नाइट्रोजन एक, और हाइड्रोजन के नीचे तीन लगा है तो हाइड्रोजन तीन, ये लिखा हुआ है। अरे उल्टा लिख दिए कि यहाँ कहाँ पर नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन तीन, ये तो असंतुलित था। अब हमें जो संतुलित वाला है वो इसमें लिखेंगे। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। अब दो में यहाँ पे से दो है तो यहाँ पे एक है, हम एक को चाहे तो दो बना सकते हैं। अब दो से एक नहीं होगा क्योंकि ये गणित तो है नहीं कि जहाँ हम काट के छोटा कर लेंगे। अब दो से एक नहीं हो सकता, लेकिन एक से दो तो हो सकता है। तो एक से दो करने का मतलब अगर हम एक में दो से गुणा कर दें तो बन जाएगा दो। तो इधर लिख लेते हैं, तो तीन यहाँ पे है, एक, एक में अगर दो से गुणा कर जाए तो दो हो जाता है, तो यहाँ पर भी हो गया, तो दो हो गया। तो हमने क्या किया, इन नाइट्रोजन में दाएं तरफ दो से गुणा कर, पर सिस्टम ये है जब भी हमें गुस्से में हो नाइट्रोजन से गुणा करना है, तो सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, जब भी हम गुणा करेंगे कोई यौगिक लिखा है तो उसके आगे गुणा करते हैं, नीचे नहीं। जैसे नाइट्रोजन तो चाहे सिर्फ यहाँ पे दो कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते। हमें जो भी काम करना है वो आगे करना, नीचे नहीं करना। वो आगे तभी करना जब आगे कुछ ना, मान लीजिए यहाँ पे दो या तीन लिखा होता तब ये भी नहीं कर पाते, तो हमें आगे गुणा करना था, आगे दो से किया गुणा। अब इससे क्या है, तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो, और नाइट्रोजन में तो दो है ही, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने जब दो से गुणा किया तो नाइट्रोजन दो से गुणा हो गया, पर हाइड्रोजन जो तीन था उसमें भी दो का गुणा हो गया, क्योंकि कोई तो अंक आगे लिखते हैं पूरे गुणा होता है। तो यहाँ पे तीन था तो तीन दूनी छह हो गए, तो यहाँ भी तो कितना है, ये तो सही है ना, हाँ इसमें तीन था, अब तीन में भी दो से गुणा हो गया तो हो गया छह। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अब नाइट्रोजन दो है हाइड्रोजन छह है, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन दो है ठीक है, हाइड्रोजन छह चाहिए। अब छह करने के लिए क्या करेंगे, दो है, अब दो में हम अगर तीन से गुणा करें तो बनता है छह, तो छह बन जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ पे, तो तीन से करना है गुणा। अरे इसमें लिख दिया, यहाँ पे ना, तो तीन से गुणा करना, तीन से गुणा कर दीजिए। अब हम आपस में कर लेते हैं, नाइट्रोजन दो, यहाँ भी नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन तीन दूनी छह, यहाँ पे तीन है, आगे दो, तीन दूनी छह। अब हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये किताब का तरीका है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक तत्व अभिकारक उत्पाद की सारणी बनाते हैं, पहला काम। दूसरा काम, अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या लिखते हैं। तीसरा काम, अभिकारक व उत्पाद के तत्वों को संतुलित करने के लिए गुणा का प्रयोग करते हैं। और चौथा काम, जब वो संतुलित हो जाते हैं तो जो अक्षर हमें प्राप्त होते हैं वो अक्षर हम वो अंक लिख देते हैं। ये होता है किताब का तरीका। अब एक हमारा तरीका देखिए, जो हमने तरीका बनाया है वो है DHAR
ओ एच ए आर। यहाँ पे डी एच से धातु, ए से अधातु, तो उल्टा लिख गया। धाव, हाँ थोड़ा गलत हो गया है, धरोहर नहीं धौहर। ए ओ एच ए आर, ये है सही। तो डी एच से धातु, ए से अधातु, ओ से ऑक्सीजन, एच से हाइड्रोजन, ए से आगे बढ़ने से पहले, आर से रीचेक, रीचेक करें। तो ये तरीका है कि सबसे पहले हम धातु देखते हैं, धातु देखेंगे इसमें से कौन है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से कोई धातु नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं अधातु, नाइट्रोजन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं ऑक्सीजन, चौथे नंबर पर हाइड्रोजन। वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, लेकिन इन दोनों को अलग रखा गया है क्योंकि समीकरणों में इनका यूज ज्यादा होता है। ये दोनों धातु है पर इनको स्पेशल हमने अलग से तरीका बनाया है। तो ओ से ऑक्सीजन और एस से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो है उनको हम अधातु में रखेंगे, पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अधातु से बाहर रखेंगे कुछ देर के लिए। तो पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन को देखना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर आगे बढ़ने से पहले एक बार रीचेक कर लेना है कि सही है कि गलत। अब इस तरीके से काम करना है। तो धातु तो यहाँ पे कोई है नहीं, ऐसे आता है अधातु में कौन है, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे। अब दिख रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन 1 है। अगर नाइट्रोजन 1 है मतलब साफ है कि अगर हमें नाइट्रोजन यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 2 के लिए हम आगे 2 लगा देंगे, ये हमने काम कर लिया। ये देखो धातु यहाँ पे है नहीं तो अधातु में काम कर लिया। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इसमें है नहीं, इसको भी कट कर दिया। फिर बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे कितना था, 3। पर हमने जब 2 को लगा दिया पूरा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 6। अब हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 दूनी हो जाता है 6। अब हाइड्रोजन काम हो गया। फिर आगे बढ़ने से पहले रीचेक करना, रीचेक करके देख लेते हैं कि नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, बस हो गया सिंपल। ये हमारा तरीका है। इस तरीके से सबसे पहले हम जो धातु है उनको संतुलित करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी अधातु है उनको संतुलित करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन करेंगे, फिर आगे बढ़ने से पहले एक बार रीचेक कर लेंगे और इस तरीके से हम संतुलित कर लेंगे। तो 2 तरीके हैं, जिनमें से जो भी तरीका आपको पसंद आता है, सरल लगता है, उस तरीके से करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ उदाहरण और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरण लेकर। अभी तो पहला ही उदाहरण है तो अब इसको मिटा दे रहे हैं इस तरफ। तो अगला उदाहरण, अब जैसे कि यहाँ पे हम ले ले रहे हैं NH4Cl जो बनता है, उसमें किसे बनता है, जैसे अमोनिया है NH3 और प्लस HCl, जिसमें अमोनिया के 2 अणु हैं। हमें बनाना है NH4Cl। अब यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, असंतुलित। तो सबसे पहले हम देखेंगे धातु, धातु कौन है, नाइट्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन ये भी अधातु है। तो यहाँ पे धातु कोई है नहीं। फिर अधातु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं तो कौन आता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो चाहे पहले हम नाइट्रोजन को चेक कर लें, चाहे पहले क्लोरीन को चेक कर लें। तो हम नाइट्रोजन को ही देखते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2, तो अलग क्वेश्चन उतार लेते हैं, वो तो मान ली क्वेश्चन है आंसर में। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे 1। तो हम अधातु को लेके चल रहे हैं, तो 2 करने के लिए एक ही तरीका के आगे हम 2 लिख दें, क्योंकि नीचे लिख नहीं सकते। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन हो गया बराबर। अब नाइट्रोजन के बाद फिर क्या आएगा, अधातु के बाद ऑक्सीजन है नहीं तो हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे 1 मिला के 7। यहाँ पे कितना है, पहले 4 था, अब 2 लगने से हो गया है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। अब गुणा करने से काम चलेगा नहीं, यहाँ पे क्या करना है, तो ये देखते हैं कि इसमें जो 8 है, अब यहाँ पे मान लीजिए 6 है, 7 है, तो 7 में से 6 तो यही हो गया, यहाँ पे 1, तो इनको जोड़ने पे 7 हो रहा, हमको 8 चाहिए। तो काम करते हैं, इसमें अगर गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसमें गुणा करते हैं, 1 दूना 2 होता है, इसलिए क्या करेंगे, 2 लगाना, तो 2 लगाएंगे आगे। अब आगे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन हो गया 2, तो हाइड्रोजन का भी काम क्लियर हो गया। हाँ, अभी क्लोरीन भी बचा हुआ है। हाँ, आधा तो में क्लोरीन भी तो है, क्लोरीन देखना है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 क्लोरीन, यहाँ पे कितना, 2 क्लोरीन। अब आगे के बढ़ने पर रीचेक कर लो, नाइट्रोजन 2 है, 2n, यहाँ पे 2n। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे 4 दूनी। क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब हो गया ये संतुलित, तो संतुलित समीकरण बन गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CaO प्लस 2CaO प्लस H2O। अब इससे बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन है, इसको आंसर ग्रुप में लिखेंगे, 2CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे धातु, तो कैल्शियम एक धातु है, तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कैल्शियम एक ही है, तो सीधी सी बात यहाँ 2 लगा देंगे। अब 2 लगाने से कैल्शियम तो 2 हो गया, धातु हो गया। अब अधातु पे आएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ कर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ के अधातु छोड़ के हम जाएंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे तो 1 है, 3 हो रहा है। इधर कितना है, देखिए ये जो 2 है, अगर अकेले से मतलब Cl के आगे 2 लगाते तो Cl होता, लेकिन यहाँ पे ब्रेकेट लगा है, ब्रेकेट लगने का मतलब ये जो 2 का गुणा है, ये ऑक्सीजन से भी है, हाइड्रोजन से भी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी डबल है, हाइड्रोजन भी डबल है, तो दोनों डबल डबल तो पहले से थे। अब यहाँ पे आगे 2 लग गए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 पहले से था, तो 2 ये, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है, 2 1 3, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 1 है। तो एक काम करते हैं, जो 1 है अगर 1 में 2 से गुणा करें 2 हो जाता है, तो हम 1 में 2 से गुणा करें, यानी हाइड्रोजन में यहाँ कर देते हैं, तो ऑक्सीजन में 2 से गुणा करना है, पर यहाँ लिख नहीं सकते, तो आगे लिखेंगे 2। अब 2 लिखने से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, 4 और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन मतलब 2 यहाँ पे ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे हुए 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4। अब जाएंगे हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, संतुलित हो गया। तो इसी तरह संतुलित करना है, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं। AgCl, ये क्वेश्चन NaOH प्लस HCl 2NaCl प्लस H2। अब संतुलित करना है, तो ये असंतुलित है,
असंतुलित क्यों देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम 2 है, 1 है, यहाँ पे 2, यही सब मिल गया। अब आगे दे ही दो, एक में ही गड़बड़ तो आगे अगर ना भी हो तब भी गड़बड़ माना जाएगा। तो हमें करना है संतुलित। तो सबसे पहला काम धातु, यहाँ पे धातु कौन दिखे, सोडियम एक धातु है, इन्हें यहाँ पे इन्हें 1 बार है और यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको भी 2 बनाने के लिए 2 लगा दें, तो सोडियम का काम हो गया। धातु के बाद अधातु, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दें तो क्लोरीन बचती है धातु। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन यहाँ पे 1, यहाँ पे अभी तो 1 थी लेकिन गुणा करने से हो गई 2, तो अगर यहाँ पे 2 बन गई तो इसको भी 2 चाहिए, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दें। अब 2 करने से क्लोरीन भी हो गई। अब बात करेंगे क्या, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आगे गुणा है तो 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है 1 ऑक्सीजन। अब 1 है तो आगे 2 से गुणा करेंगे, ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ये भी यहाँ भी 2, 2 2 मिला के 4 हाइड्रोजन, इसमें 2 दूनी 4 हो गए। अब ए से आगे बढ़ने से पहले आर से रीचेक कर लेते हैं। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे आगे 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी 4, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 बराबर संतुलित हो गए। तो इसी तरह से संतुलित करते जाएंगे। तो 1 2 उदाहरण, बाकी बहुत ज्यादा उदाहरण लेने में बहुत समय लगेगा, तो मेन चीज तरीका समझना है, बहुत सारे उदाहरण से मतलब नहीं है। एक उदाहरण ले लेते हैं, उसको बता देते हैं। अगला उदाहरण ले लेते हैं, मेथेन प्लस ऑक्सीजन। अब इससे बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल। अब ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कलर क्या है, कार्बन तो 1 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 1 3 है। तो संतुलित करना है, तो पहले इसको दूसरी बार लिखेंगे, उसके बाद फिर आएंगे धातु पे, तो धातु यहाँ पे कोई नहीं है। अधातु पे आते हैं तो कार्बन अधातु है, तो कार्बन को लेकर चलना। तो कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ भी 1, अभी कार्बन बराबर, यानी धातु भी बराबर है, तो अभी कुछ नहीं करना। जब धातु से अधातु से काम नहीं चला कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे जाए, तो ऑक्सीजन पे चलना है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे कितना 2 1 3, यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 1, अब 2 और 1 है, तो हमें कितना बराबर करना है, यानी यहाँ पे 2 1 मिला के 3 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दे 4 बन जाता है, तो यहाँ पे 2 को छोड़ कर अगर 1 से गुणा कर दे तो 2 हो जाता है, 2 2 4। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें ऑक्सीजन में यहाँ 2 लगाए, जो यहाँ 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 है ही, एक वाले में अगर 2 से गुणा कर दें तो 4 बन जाता है। अब हमारा ऑक्सीजन का काम क्लियर। अब आएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन तो यहाँ 4 है, 2 था, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन होगा क्लियर। फिर क्या है, आगे बढ़ने से पहले रिपीट और चेक कर लेते हैं। कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, संतुलित हो गया। इसी तरह जितने चाहे हम उतने समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। तो मेन चीज बस ये देखना होता है कि अगर कोई धातु है तो पहले हम धातु को संतुलित करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य कोई अधातु है तो उसको संतुलित करेंगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे, फिर हाइड्रोजन पे, उसके बाद फिर एक बार चेक कर लेंगे, सही है तो काम हो गया। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, अब इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बाकी और भी जो क्वेश्चन है, जो भी संतुलित करने में कोई समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट करके।